नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इन 13 दिनों में शिवसेना की जितनी बेइज्जती करवाई है उतनी शायद 35-40 सालों के शिवसेना के इतिहास में कभी नहीं हुई थी। वो लगातार ऐसे हरकत कर रहे हैं जिससे लग रहा है कि शिवसेना जो शेर की सवारी करने वाली थी आज गीदड़ बन गई है। उद्धव ठाकरे बार बार दरवाजा खटखटा रहे हैं और वो भी शरद पवार के, सोनिया गांधी के। शरद पवार और सोनिया गांधी यानी कांग्रेस और एनसीपी इस बीच चुप्पी साधे हुए थी, लेकिन बार बार उद्धव ठाकरे अपने दूत भेज भेज के उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आप समर्थन नहीं भी देते हैं तो कम से कम समर्थन का आश्वासन देते रहें ताकि बीजेपी के ऊपर प्रेशर बना रहे, यानी बीजेपी दबाव में रहे। उन्हें लगता रहे बीजेपी को कि किसी न किसी तरह से शिवसेना सरकार बना लेगी तो उसके बाद समस्याएं खड़ी हो जाएगी, लेकिन उनका यह प्रेशर पॉलिटिक्स काम नहीं आया। आखिरकार पहले की तरह ही शरद पवार ने फिर से बोल दिया कि हम शिवसेना को समर्थन देने वाले नहीं हैं, यानी शिवसेना और भाजपा के सरकार बनाने की बात कही। यह राजनीति में अपने आप एक नया मोड़ है। जब किसी विरोधी पार्टी के नेता ने यह कहा है कि नहीं, हम सरकार नहीं बनाएंगे, जनता ने हमें बहुमत नहीं दिया है सरकार बनाने के लिए, और अगर बहुमत नहीं दिया है तो सरकार उन्हीं को बनाना चाहिए जिनको जनता ने बहुमत दिया है। जनता ने किसे बहुमत दिया है? यानी महाराष्ट्र में जनता ने शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन को बहुमत दिया, न तो शिवसेना को अकेले बहुमत दिया और न ही भाजपा को। लेकिन जनता ने एक और काम किया, उन्होंने शिवसेना के बदले भाजपा को ज्यादा सीटें देकर यह बता दिया कि सरकार भाजपा की बननी चाहिए, शिवसेना साथ में सहयोग कर सकती है। लेकिन उद्धव ठाकरे मानने के लिए तैयार ही नहीं थे और वो इस कदर जाल में फंसे हुए हैं कि लग रहा है कि जैसे एक पुरानी कहावत है, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, उसी तरह से अब न तो इधर के रहे हैं न उधर के रहे हैं। भाजपा भी उन्हें लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपकी डिमांड, आपकी मांग किसी भी स्तर पर जायज नहीं है, इस नाजायज मांग को मानने के लिए हम तैयार नहीं हैं। दूसरी तरफ शरद पवार ने सोनिया गांधी के साथ मुलाकात के बाद भी ये बात कही थी कि हम शिवसेना को समर्थन नहीं देंगे, यानी हम सरकार बनाने में कोई भूमिका निभाने वाले नहीं हैं। हालांकि वो थोड़े बहुत असमंजस में थे, लेकिन जब सोनिया गांधी के साथ मुलाकात हुई तो कांग्रेस का स्टैंड देख के शरद पवार भी थोड़ा घबरा गए और उन्हें लगा कि अगर हम शिवसेना के साथ सरकार बना भी लेते हैं, हो सकता है कि 2.5 साल का फार्मूला मान भी लें और दोनों 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बन भी जाएं, तो भी अगर कांग्रेस समर्थन नहीं देती है तो हम सरकार नहीं बना सकते। और कांग्रेस को यह पता था कि अगर शिवसेना को एक बार हम सहयोग देते हैं तो फिर हम इस तरह फंसेंगे कि आगे दूसरे राज्यों के चुनाव में और उसके बाद इसकी गूंज जो है आगे होने वाले लोकसभा चुनाव में भी सुनाई पड़ेगी, क्योंकि शिवसेना किसी न किसी स्तर पर भाजपा के साथ ही जाएगी अल्टीमेटली। हो सकता है कि कुछ समय के लिए सरकार बना ले, लेकिन जब फिर से चुनाव होना होगा तो शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ सकती है। अगर वो चुनाव लड़ती है तो तीनों की तीनों पार्टियां धूल चाट जाएगी। एक तरफ शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस के बीच कोई वैचारिक समानता नहीं है, तो दूसरी तरफ शिवसेना के वोटर किसी भी स्तर पर यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि भाजपा को छोड़ के शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बनने दे, एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बना ले। ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे किसी भी तरह से चाह रहे हैं कि अब एक सम्मानजनक तरीके से इस स्थिति से वापस आए। पिछले दिनों देवेंद्र फडणवीस ने अमित शाह के साथ मुलाकात की थी। उस मुलाकात में फडणवीस साहब ने बताया था कि शिवसेना की कुछ मांग है केंद्र को लेके, और वो मांगे अगर हम मानते हैं तो हो सकता है कि शिवसेना महाराष्ट्र में नरमी बरते। अमित शाह को उन्होंने बताया कि 2 कैबिनेट में 2 पोस्ट यानी 2 मंत्री पद और चाहिए और उसके साथ साथ 2 राज्यों में राज्यपाल चाहिए उन्हें। लेकिन अमित शाह ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। उन्होंने कह दिया कि महाराष्ट्र की राजनीति महाराष्ट्र में ही सुलझाई जानी चाहिए,
केंद्र तक नहीं पहुंचाया जा सकता। अगर एक पार्टी केंद्र में इस तरह से राज्य की राजनीति को लेकर नेगोशिएट करेगी तो छोटे छोटी बहुत पार्टियां हैं एनडीए में, और एनडीए की सारी पार्टी अगर इसी तरह से नेगोशिएशन करना शुरू कर देगी तो फिर केंद्र में भी हमारी स्थिति कमजोर हो जाएगी। भाजपा बहुमत के साथ केंद्र में आई है और उसे पूरी स्वतंत्रता चाहिए। सिर्फ मंत्री पद की बात नहीं होती है, मंत्रालय पर अधिकार की बात भी होती है, अपनी नीतियों को इंप्लीमेंट करने की बात भी होती है। अगर शिवसेना जिस तरह से पिछले 5 सालों से लगातार मोदी सरकार से लेकर फडणवीस सरकार की आलोचना कर रही थी, उससे तो ऐसा लगता है कि अगर वो फिर से उसके साथ इस तरह का नेगोशिएशन किया जाए और वहां पर हम केंद्र में मंत्रिमंडल उसे देते हैं, ज्यादा देते हैं, तो उसके बाद दूसरी पार्टियां तो नाराज होगी ही, शिवसेना भी उसका ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करेगी। और इसलिए अमित शाह ने उस डिमांड को बिल्कुल ही खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि राज्य की राजनीति केंद्र में नहीं आएगी। और अब शिवसेना के पास कोई रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा है। वो शरद पवार से मिलने गए थे और मिलने के बाद भी शरद पवार ने बता दिया कि भाई आप दोनों जाके सरकार बनाओ, और ये स्थितियां जो उत्पन्न हो रही है वो शरद पवार को पता है। वो कोई आज कल के राजनीतिज्ञ नहीं है और वो एक पुराने मंजे हुए राजनेता हैं। उन्हें पता है कि शिवसेना और एनसीपी के सरकार अगर बनाने की कोशिश भी करेंगे तो दोनों पार्टियों को नुकसान होगा। उन्हें यह भी पता है कि अगर हम दोनों ने गठबंधन कर भी लिया तो सरकार बनाने के लिए पहली प्राथमिकता तो भाजपा को दी जाएगी, और भाजपा अगर सरकार बनाने की कोशिश में आएगी तो उसके बाद उसे बहुमत साबित करने के लिए 10 दिन का समय तो दिया जाएगा। अगर 10 दिन का समय दिया जाता है तो उस बीच न तो एनसीपी एकजुट रह पाएगी और न शिवसेना एकजुट रह पाएगी। दोनों पार्टियों में विघटन की पूरी उम्मीद है, और यह उम्मीद है तभी तो अमित शाह जो दिल्ली में बैठे वहां के राजनीतिक स्थितियों पर नजर गड़ाए हुए हैं, उन्हें पता है कि ऐसी स्थिति होगी, और होगी तभी वो शिवसेना का किसी भी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें लग रहा है कि अगर शिवसेना न भी मानती है तो हम सरकार बनाने का दावा अंतिम समय में पेश कर देंगे। अब ज्यादा समय नहीं है, 72 घंटे का समय है। 72 घंटों के अंदर यह फैसला आना है, क्योंकि 9 तारीख को महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला है, और उससे पहले ही जितनी कवायदें करनी है कर ले। अमित शाह को यह भी पता है कि अगर 1-2 दिन के अंदर शिवसेना अपना पत्ता नहीं खोलती है, शिवसेना अंतिम रूप से यह नहीं कहती है कि हम किन मुद्दों पे आपको समर्थन देंगे और नहीं देंगे, तब तक हम अपने प्लान में आगे बढ़ते रहें, अपनी प्लान बनाते रहें। निर्दलीय विधायकों के साथ साथ शिवसेना के भी कई विधायक भाजपा के संपर्क में हैं, और एनसीपी कांग्रेस के विधायक भी उसके संपर्क में हैं। उन्हें पता है कि कुछ ना होगा तो वॉकआउट करके अल्पमत की सरकार बनवाएंगे, कुछ ना होगा तो ये विधायक जो उनके संपर्क में हैं वो किसी भी स्तर पर इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं। उनके पास एक प्लान पहले से ही तैयार है, और उस प्लान के कारण ही शिवसेना के किसी भी डिमांड को मानने के लिए वो तैयार नहीं है। उसी तरह से राज्य का नेतृत्व जो है उसमें भी ये संभावनाएं हैं, उनको भी ये पूरी तरह से पता है कि हम किस तरह से सरकार बनाएंगे, अगर नहीं बनाएंगे तो किसी को सरकार बनाने नहीं देंगे और फिर से चुनाव होगा। इसके लिए देवेंद्र फडणवीस के घर भी बैठक हुई, और उस बैठक में ये बात की गई, सारी परिस्थितियों पर चर्चा हुई। उस चर्चा में भाजपा के कुछ नेताओं ने कहा कि अगर शिवसेना समर्थन देना चाहती है तो मुख्यमंत्री पद की डिमांड उसे छोड़नी पड़ेगी। उसके अलावा जो भी पोर्टफोलियो से संबंधित चीजें हैं, जो पावर शेयरिंग को लेकर यानी मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर बात करनी है, उस पर बात करें, क्योंकि मुख्यमंत्री पद की बात तो होगी ही नहीं। और उद्धव ठाकरे को शायद यह बात याद होगी, या फिर हो सकता है कि इस पुत्र मोह के जाल में फंस के वो सारी बातें भूल गए कि जब बाला साहब ठाकरे थे और भाजपा की स्थिति वहां कमजोर थी, यानी भाजपा जब छोटे भाई की भूमिका में महाराष्ट्र में थी, तो उस समय बाला साहब ठाकरे ने 2 चुनावों में कहा था कि जो बड़ी पार्टी होगी मुख्यमंत्री पद उसी को मिलेगा। जबकि भाजपा और शिवसेना के बीच सीटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था, 5-7 सीटों का अंतर होने के बावजूद भाजपा ने शिवसेना के लिए मुख्यमंत्री का पद छोड़ा था। लेकिन बाला साहब ठाकरे की वो बात अब उद्धव ठाकरे को पता नहीं है, या उद्धव ठाकरे उसको याद ही नहीं करना चाहते हैं। जिस तरह से बाला साहब ठाकरे ने अंतिम समय में एक भूल कर दी थी और उद्धव ठाकरे को आगे बढ़ाने के लिए राज ठाकरे को दरकिनार करने की कोशिश शुरू कर दी थी, और उसके बाद शिवसेना में फूट पड़ गई थी।
लगता है कि वही रास्ता अब उद्धव ठाकरे अपनाने जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे भी बाला साहब ठाकरे की उन पहले की गलतियों से, यानी कि जब बाला ठाकरे अंतिम समय में थे तो वो भी धृतराष्ट्र की तरह पुत्र मोह के जाल में इस कदर फंस गए कि उन्हें लगने लगा कि जो उस समय उनका दाहिना हाथ था राज ठाकरे, जो शिवसेना में सबसे मजबूत स्थिति में थे, उनको दरकिनार करके उद्धव ठाकरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगे थे। और इसका परिणाम यह हुआ कि शिवसेना में फूट पड़ गई, एक दूसरी पार्टी बन गई। उसी तरह से उद्धव ठाकरे भी अपने इस अवस्था में, अभी उनकी स्थिति या उनका उम्र इतना नहीं हुआ है कि वो उस स्तर पे जा सके, लेकिन इसी बीच ही इन्होंने ऐसा काम करना शुरू कर दिया है कि शिवसेना अब टूटने के कगार पर चली गई है। तो इसी तरह की खबरों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के साथ, देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।